आज अपन नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं बेटा। मोल संकल्पना के बारे में, मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट, मोल संकल्पना। ठीक है, देखो एक वैज्ञानिक थे बेटा जिसको बोलते हैं, पूरा नाम तो था उनका एमेडियो आवोगाद्रो। ठीक है, एमेडियो आवोगाद्रो। उन्होंने सबसे पहले अपने को बताया कि कोई भी पदार्थ है, कोई भी पदार्थ बोल दो, कोई अणु बोल दो, परमाणु बोल दो, उसके एक मोल का मान बताए ना। एक मोल क्या होते हैं, तो एक मोल जो है उसकी संख्या इन्होंने फिक्स बता दी अपने को कि एक मोल पदार्थ में अवयवी कणों की संख्या सदैव कितनी होगी, 6.023 बोल दो, चाहे 2 भी रख सकते हो, गुणा 10 की पावर 23। ये एक मोल का मान है। ध्यान, किसका मान है ये? अब हो सकता है एक मोल पदार्थ हो, एक मोल अणु हो, एक मोल तत्व। बात आ गई समझ में? कोई भी चीज़ हो लेकिन एक मोल आ रहा तो उसका एक मोल का मान ये फिक्स रहेगा। आई बात समझ में? तो ये चीज़ है पहली। दूसरा, फिर इन्होंने परमाणु भार के बारे में अपने को बताया। अभी तक अपन परमाणु भार क्या पढ़ते हैं? वो सर परमाणु भार किसी भी परमाणु में उपस्थित है, परमाणु में उपस्थित है न्यूट्रॉन व प्रोटॉन की संख्या का योग, सम ऑफ न्यूट्रॉन प्रोटॉन है। अब यहाँ इन्होंने थोड़ा सा अलग तरीके से इसको बताया कि भाई कोई भी परमाणु है, उसका परमाणु भार क्या है, कार्बन 12 के 1/12वें भाग के बराबर होगा। यानी किसी परमाणु का परमाणु भार क्या होगा, कार्बन 12 के 1/12वें भाग। बोलो सर कार्बन 12 ही क्यों लिया? क्योंकि कार्बन का परमाणु भार अपन क्या पढ़ते हैं बेटा, 12 पढ़ते हैं। तो कार्बन 12 के 1/12, 1/12 जो पार्ट होगा ना, जिसके समतुल्य होगा, जिसके इक्वल होगा, जिस मान के इक्वल होगा, वही क्या होगा, उसका परमाणु भार। इसी तरीके से ऑक्सीजन के आधार पे भी समझा सकते हो कि ऑक्सीजन 16 के 1/16वें भाग के बराबर, 1/16 पार्ट के इक्वल होगा। अगर सिल्वर ले ले तो सिल्वर के 1/108वें भाग के बराबर होगा। ठीक है, जनरली हम लोगों को ये एक डेफिनेशन ध्यान होनी चाहिए। बात आ गई समझ में? तो लिखो इसमें मोल संकल्पना में लिखो, यह संकल्पना आवोगाद्रो के द्वारा दी गई। यह संकल्पना आवोगाद्रो के द्वारा दी गई। दिस कंसेप्ट वॉज गिवन बाय एवोगैड्रो। एवोगैड्रो, आवोगाद्रो के द्वारा दी गई। इसके अनुसार किसी पदार्थ के एक मोल में, इसके अनुसार किसी पदार्थ के एक मोल में कणों की संख्या, कणों की संख्या सदैव नियत होती है। नियत मतलब स्थिर रहती है, उनका मान फिक्स है, नियत होती है, जिसका मान 6.023 गुणा 10 की पावर 23, 6.023 गुणा 10 की पावर 23 होता है। 6.023 गुणा 10 की पावर 23 होता है। ठीक है, अब देखो ये एक मोल का मान हो गया, तो एक मोल पदार्थ में कणों की संख्या हो गई फिक्स। लाइन चेंज करके लिखो, इस संकल्पना के अनुसार, इस संकल्पना के अनुसार किसी परमाणु का, किसी परमाणु का परमाणु भार वह संख्या है जो, किसी परमाणु का परमाणु भार वह संख्या है जो कार्बन 12 के
1/12वें भाग के समतुल्य हो, 1/12वें भाग के समतुल्य हो। तो लिख ले बेटा, लिख लिया। इसके बाद लाइन चेंज करके लिखो, किसी गैस द्वारा एनटीपी बोलते हैं बेटा, नेचुरल टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, एनटीपी का मतलब क्या है? नेचुरल टेम्परेचर एंड प्रेशर, सामान्य ताप व दाब। ठीक है, कई बार एसटीपी भी लिखा हुआ आ जाता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, मानक ताप व दाब। तो इसमें जो टेम्परेचर है वो आपका फिक्स होता है बच्चों 298 केल्विन, प्रेशर भी फिक्स होता है 1 बार। बार जो है किसका मात्रक है बेटा, किसका यूनिट है? प्रेशर का, दाब का यूनिट है। ठीक है, 1 बार बोल सकते हो, कई बार एक एटीएम लिखा हुआ आ जाता है, तो एटीएम हो गया, बार है, पास्कल वगैरह, सब किसके यूनिट है, किसकी इकाई है? दाब की इकाई है। तो सामान्य ताप व दाब का मतलब समझ गए, एनटीपी एसटीपी लिखाएगा। ये कमरे का ताप होता है, आपको केमिस्ट्री में बना के बात करेंगे। कई बार हम बोलेंगे कमरे के ताप पर, रूम टेम्परेचर पर, तो रूम टेम्परेचर का मतलब कितना है बेटा? 298 केल्विन। और जो दाब है कमरे के ताप पर, अभी अपने शरीर पर जो दाब लग रहा है, वायुमंडलीय दाब लग रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, वो कितना है? 1 ATM 1 बार। ठीक है, तो जब भी एनटीपी या एसटीपी आ जाए उस कंडीशन में टेम्परेचर और प्रेशर तुम्हारा फिक्स हो जाएगा। ये आगे बात समझे? तो लिखो, सामान्य ताप व दाब पर किसी गैस के 1 मोल, किसी गैस के 1 मोल द्वारा, किसी गैस के 1 मोल द्वारा 22.4 लीटर, 22.4 लीटर आयतन घेरा जाता है, आयतन घेरा जाता है। ठीक है, तो 22.4 लीटर आयतन वो घेरेगा। ये बात आई समझ में? यानी कोई भी गैस ले लो आप, 1 मोल गैस आपने इस कमरे में छोड़ दी, तो वो अधिकतम कितना आयतन घेर सकती है? 22.4, सामान्य ताप और दाब की अवस्था। ठीक है, अब अपन इसके कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं बेटा। न्यूमेरिकल करने के लिए आप लोगों को परमाणु भार का पता होना चाहिए। मैं वापस लिख देता हूँ, काफ़ी बार बता भी चुका हूँ पहले। परमाणु भार देखो, जिन जिन के काम आएंगे वो देख लो। हाइड्रोजन 1 होता है, एग्जैक्ट वैल्यू तो कितनी है? 1.008। इसका यूनिट यू होता है बेटा, हम लोग अभी नहीं लिख रहे इसको। हीलियम का 4, लिथियम का 7, बेरिलियम 8, बोरोन का 10 और 11, दोनों के बीच में 10 रख लो। कार्बन हो गया 12, नाइट्रोजन हो गया 14, ऑक्सीजन हो गया 16, फ्लोरीन हो गया 19, सोडियम हो गया तुम्हारा 23, मैग्नीशियम का परमाणु भार है 24, एल्यूमिनियम का परमाणु भार है बेटा 27। इसके अलावा सिलिकॉन का होता है 28, फॉस्फोरस का होता है 31, सल्फर का होता है 32, क्लोरीन का होता है 35.5, आर्गन का होता है 40, पोटेशियम का होता है 39, कैल्शियम का होता है 40। तो 20 तक तो याद कर लो कंटिन्यू। इसके अलावा बेसिकली ज़्यादातर आपके काम में आएंगे आयरन का 56, कॉपर का 63.5, सिल्वर का होता है बेटा 108, गोल्ड भी कई बार काम आ जाता है तो 197। ठीक है, कभी कभार आयोडीन का पूछ लेता है तो आयोडीन 127, न्यूमेरिकल में काम आते हैं। बाकी जनरली 20 तक आप लोगों को ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये परमाणु भार है बेटा इनके। क्या है ये? परमाणु भार है।
और परमाणु भारों को जब आप जोड़ोगे तो किसका निर्माण हो जाएगा? अणुभार का। प्रश्न देखो, क्वेश्चन है आपके पास, निम्न को मोलों की संख्या में बदली। कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू मोल नंबर। देखो क्वेश्चन से आपको जैसे मान लो आपको ले दिया फर्स्ट 10 ग्राम NaOH, 50 ग्राम CaCO3, 20 ग्राम H2SO4, 88 ग्राम CO2, ये है तुम्हारे पास। तो बेटा मोलों की संख्या ज्ञात करने का एक सूत्र बता रहा हूँ, वो सूत्र लगाना है और सीधे मोलों की संख्या बना लेनी है। जब आपको भार दिया गया हो, वेट दिया गया, दे रखा है ग्राम में भार ही होता है, वेट ही होता है। तो बेटा देखो सूत्र है अपना, मोलों की संख्या मोल नंबर स्मॉल n से शो करोगे इसको, दिया गया भार गिवन मास बटे मोलर द्रव्यमान मोलर मास। ठीक है, देखो गिवन मास को आप लोग स्मॉल m से या w से दर्शा सकते हो। इसको कैपिटल M या MA से हम लोग MB से दर्शाते हैं। कैपिटल M है इसका मतलब। अब देखो बेटा पहला प्रश्न कर रहे हैं तो इसके मोलों की संख्या निकालनी है तुम्हारे NaOH की। तो एक तो तरीका आपके पास, आप जैसे जाओ 10 ग्राम में कितना मोल है वो निकालने के लिए तो पहले आप 1 मोल में निकालो भार, 1 ग्राम में निकालो, फिर 10 ग्राम। वो अपने को सिस्टम नहीं करना, अपने को डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करना है। तो दिया गया भार कितना है इसका? 10 ग्राम है। और NaOH का मोलर द्रव्यमान कितना आएगा? NaOH का मोलर द्रव्यमान बताओ भाई। सोडियम का 23 हो गया, एक ही सोडियम में 23, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1, बिल्कुल सही है बेटा, 40 ग्राम मान लीजिए। ये तो मोलर द्रव्यमान आ गया। प्रश्न में भार कितना दिया हमारे को? 10 ग्राम। तो NaOH का दिया गया भार कितना है? 10 ग्राम है। तो मोलों की संख्या बराबर W/M हो जाएगा, दिया गया भार बटे मोलर द्रव्यमान। तो 10 बटे 40 1/4 यानी 0.25 मोल आ जाएंगे। 0.25 आई बात समझ में? कर सकते हो, ये वाला नोट करो और फिर सेकंड थर्ड फोर्थ करके बताओ फटाफट से मेरे।
बताओ भाई, सेकंड वाले में क्या रहेगा? भाई बाहर तुम्हें दे रखा है, इसका मोलर द्रव्यमान निकालो वहाँ देख के। कैल्शियम का कितना है बेटा? 40, एक ही कार्बन है तो 12, ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ? एक ऑक्सीजन कितना है? 16, तो 16 × 48 हो जाएगा टोटल। तो कार्बन का हो गया 12, कैल्शियम का हो गया 40, 1/2 मतलब 0.5, आधा मोल हो गया। ठीक, देखो भाई इधर इधर देखो भाई, 50 ग्राम दे रखा आपको बाहर, तो CaCO3 का मोलर द्रव्यमान 100 आ गया क्या ये? है भाई, देखो कार्बन का कितना है? 40, इसका 12, ऑक्सीजन 3 है तो 3 × 16 हो गया। जो भी संख्या है उसको उसके मोलर द्रव्यमान से, परमाणु भार से गुणा करोगे, फिर जोड़ोगे। ये कितना आ गया? 100 ग्राम आ गया भाई। कितना आ गया? 100 ग्राम। अब देखो CaCO3 का दिया गया जो भार है क्वेश्चन में, वो कितना है? दिया गया भार है बेटा 50 ग्राम। कितना है? 50 ग्राम। आपको निकालने मोलों की संख्या W/m। W का मान कितना है? 50, m का मान कितना है? 100, 1/2 आ गया, नहीं आ गया? यानी 0.5 मोल आ गया आंसर। हाँ भाई, कोई दिक्कत? तीसरा करो, देखिए दिक्कत नहीं है तो फटाफट से। क्या रहा भाई नेक्स्ट वाले का आंसर? 0.20, 204 निकालो भाई। कितना है? अणु भार कितना है इसका? मोलर द्रव्यमान कितना है? मॉलिक्यूलर वेट। अरे इतनी बड़ी तो कैलकुलेशन इतना टाइम लगा। 0.02 आ गया ना भाई। कितना हो गया होगा? 20/98 हो गया ना।
20/98 हो गया। चौथा वाला करो, 2 मोल आ जाए, बिल्कुल सही। दिमाग में क्लियर हुआ फंडा? हाँ भाई बोलो। तो अपन निकाल सकते हैं कि मोलों की संख्या, ग्राम दिया तो मोलों की संख्या में बदल सकते हैं अपन उनको। अब अपन उल्टा सीखेंगे, मोलों की संख्या से ग्राम निकालना सीखेंगे, कितने ग्राम इसमें अवेलेबल हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है अपने पास। निम्न में ग्रामों मतलब भार की गणना की। भार की गणना की। देखो भार की गणना क्या है, जैसे प्रश्न देते हैं पहले, और बस पहला ये जैसे 2 मोल HNO3 दे दिया, 2.5 मोल SO2, 0.1 मोल NaCl और 0.05 मोल KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है भाई, उसी से निकाल सकते हो। देखो फॉर्मूला वही रहेगा, उससे सॉल्व कर लो। हमने पढ़ा था N बराबर W/M। N और W पहचान जाओगे यहाँ पे। N मोल संख्या, W भार है और M मोलर द्रव्यमान है। अब अपने को ये W निकालना है, तो W बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, N गुणा M हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? N तो क्या है यहाँ, मोलों की संख्या है भाई, मोलों की संख्या, और M क्या है उसका, मोलर द्रव्यमान। निकाल लेते क्या पहले वाले का, 2 मोल HNO3, तो W बराबर 2 गुणा HNO3 का भार कितना आएगा बताओ, 63 आएगा क्या बेटा, चेक करो देखिए। आ गया 126 ग्राम, यानी 1 मोल में कितने होंगे इसके, 63 ग्राम होंगे। 1 मोल में कितने होंगे, 63 ग्राम होंगे। तो 2 मोल में दुगने हो गए, नहीं हो गए 126 ग्राम। भाई जो आपने निकाला ना HNO3 का भार, HNO3 का अणुभार या मोलर द्रव्यमान, वो 1 मोल का मान है। हाइड्रोजन 1, ऑक्सीजन 14, सॉरी नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 3 गुणा 16, टोटल 63 ग्राम आएगा। और ये प्रति मोल में लिखा होता है, ध्यान रखना। मोलर द्रव्यमान होता है 1 मोल का मान। तो 1 मोल में 63 ग्राम है, तो 2 में कितने हो गए, 126। आगे बात समझ में? तो सीधी सी बात है, जो भी मोल संख्या दे रखी है उसको उसके परमाणु भार से गुणा कर दो। ठीक है, उसको उसके परमाणु भार, परमाणु के बारे में पूरा परमाणु भार, अणु से पूछा, अणु के बारे में। समझ गए बात? चलो पहला हो गया, दूसरा करके बताओ मेरे को। कितना है, 160, 64 होता है इसका, तो 64 इंटू 2.5, ठीक। कितना आया थर्ड वाले का बताओ, 5.85 आ गया। चौथे वाले का पे सीधे सीधा है
0.1 है, इसका भार निकालो और गुणा करो। 0.05 है, इसका भार, इसका मॉलिक्यूलर मास निकालो और गुणा कर दो। फाइव 5.05 इसका कितना 174 है कि NO3 का मॉलिक्यूलर मास कितना है? 101 है। हाँ भाई, हो गया क्या? अरे हाँ ना तो बोला करो भाई। बताओ देखिए फिर थर्ड वाले का आंसर। पीछे बता बालक, तीसरे वाले का आंसर 5.85 सही है बिल्कुल। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, गुणा ही तो करना। इसका कितना 101 बताएगा तुमने? निकाल के देख लेना। 1 2 5.05 हो जाए। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। तो दो चीज़ें सीखी अभी अपन ने, ग्राम से मोल निकालना और मोल से ग्राम निकालना। अब हम ग्राम दे चाहे मोल दे, उसको नंबर ऑफ पार्टिकल्स में अवयवी कणों की संख्या में कैसे बदलेंगे वो सीखेंगे। ठीक है ना? तो क्वेश्चन नंबर 3 देखो किस तरीके का बनता है इसमें। निम्न में अवयवी कणों की संख्या ज्ञात कीजिए। अवयवी कणों की संख्या ज्ञात कीजिए। 1 मोल CO2, 0.2 मोल K2SO4, तीसरा है 9.8 ग्राम ऑफ H2SO4 और फोर्थ है तुम्हारे पास 0.585 ग्राम ऑफ NaCl। ठीक है, ये प्रश्न दे दिया अब तुम्हारे को। यहाँ देखो आंसर इसका। तो बेटा जब भी तुम्हें अवयवी कणों की संख्या नंबर ऑफ पार्टिकल निकालना हो तो आपके पास जो भी राशि दी गई हो, मोल में है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर बाहर में ग्राम में दे रखी है तो आप पहले उसको मोल नंबर में कन्वर्ट करो। बोले सर मोल नंबर में क्यों कन्वर्ट करेंगे? क्योंकि हमें ग्राम से डायरेक्ट निकालना तो पता ही नहीं है। पहले ग्राम की वैल्यू को किस में कन्वर्ट करोगे? मोल में। 1 मोल का तो मान पता है मेरे को कि 1 मोल में कण कितने होते हैं? 6.023 × 10⁻23। तो 1 मोल को तो मैं बदल सकता हूँ, और ग्राम को मोल में बदलना अपन ने सीखा ही है। तो पहले ग्राम दिया हुआ है, बाहर दिया हुआ, तो उसको मोल में कन्वर्ट करो, फिर मोल से किस में लेके जाओ उसको, जिस भी अवयवी कण की संख्या पूछी है, नंबर ऑफ पार्टिकल पूछा है उसमें। देखो पहला है 1 मोल, मोल है टोटल,
1 मोल CO2 बराबर 6.023 गुणा 10 की पावर 23 कण हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे? इसके कितने पार्टिकल हो जाएंगे? डायरेक्ट ही आ गए। दूसरा बताओ, 0.2 मोल K2SO4 में क्या करोगे? वो तो 0.2 है, मोल नंबर से गुणा कर देंगे इसको, है भाई? तो गुणा करो, 3 दूनी 6, 4 0 12, 1 2 3 4, 1 2 3 4, कितना आ गया? 12.046 क्यों आएगा? 4 अंक नहीं हो गए? 1 2 3 4, 4 डिजिट हो गए, 1.2046, इतने नंबर ऑफ पार्टिकल हो जाएंगे। अरे बात समझ में? भाई मोल दे तो करना कुछ ही, दिमाग ही नहीं खर्च करना अपने को। 1 मोल है तो 6.023 10 की पावर 23 से गुणा कर लो, जितना भी मोल है उसको 1 मोल नंबर से, 1 मोल की वैल्यू से गुणा कर दो, और 1 मोल का वैल्यू कितनी है भाई? यही तो है, ठीक है। तीसरा देखो, तीसरा देखो इसका, तीसरा क्या बोल रहा है अपने को कि 9.8 ग्राम है स्टोर। अब ग्राम आ गया, तो ग्राम में तो पहले क्या निकालोगे? मोल नंबर, और मोल नंबर निकालने के लिए फॉर्मूला बताया, N=W/M। W है 9.8, H2SO4 का मोलर मास कितना होगा? 98 हो जाएगा, निकाल लो। देखो, हाइड्रोजन का 2, सल्फर का 32, एक ऑक्सीजन का 16, तो 4 का 64 हो गया, नहीं हो गया? 98 आएगा ना, तो 98 ये लिख दिया मैंने। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ गया? 1/10, यानी कितने आ गए? 0.1 मोल। अब 0.1 मोल है तो इसमें कितने कण होंगे बेटा? 0.1 मोल में 0.1 गुणा 6.023 गुणा 10 की पावर हो गए। इसको जब गुणा करोगे तो ये 6.023 गुणा 10 की पावर 22 हो जाएगा, क्योंकि एक इसके साथ मिल गया ना। हमारे को वैज्ञानिक संकेतन में लिखना है, साइंटिफिक नोटेशन में। वैज्ञानिक संकेतन, साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है? संख्या को 1 से 10 के बीच में रखना है और 10 की घातों के रूप में लिखना है। तो यहाँ पर अगर अपन इसको गुणा करते थे तो 0.6023 हो जाता, और उस पॉइंट को इधर किसका था? तो अपन ने क्या किया? 1/10 यहाँ से निकाल के इससे गुणा करके तो हटा दिया, ठीक है। तो ये 3 प्रश्न हो गए, चौथा तुम करके बताओगे मेरे को, फटाफट से कर दो। ये जो तुम्हारे बुक में मोल कंसेप्ट वाले क्वेश्चन है ना, वो सारे कंप्लीट हो गए। मोल कंसेप्ट इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में से एक है, ध्यान रखना। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, इसलिए अच्छे से पढ़ना है, इसको अच्छे से तैयार करो। ऐसे ही पूछेगा तेरे को कन्वर्ट करने के लिए, 2 मोल में कितने होंगे, 3 मोल में कितने होंगे, या 1 ग्राम में कितने मोल होंगे, ऐसे पूछता है कुछ। कितना आया इसका आंसर बताओ, लास्ट वाले का? हाँ, ये भी कितना हो गया तुम्हारा? 0.01 मोल हो गया इसमें, तो 21 आ जाएगा। 21 आ जाएगा ना पावर। मैं इसके मोल नंबर निकाले, मोल नंबर कितने आए? 0.01 आए ना, वही तो कह रहा हूँ। कैसे है देखो, 0.585 है, नीचे 58.5 हो गया। पॉइंट हटाओगे 0 जाएगा, पॉइंट हटाओगे 1 2 3 जाएंगे, ठीक है। 0 0 कैंसिल हो गई, 1/100 आ गया, तो 0.01 आ गया। 0.01 को यहाँ डालोगे तो ये 2 पॉइंट कम हो जाएंगे इधर से,
तो 6.023 गुणा 10 की पावर 21 21 रह जाएगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा मोल कंसेप्ट आज कंप्लीट। बाकी का डिस्कशन कल की क्लास में करेंगे भाई। बंद कर दे इसको।